21 मार्च हमारे PYQ यूपीएससी प्रीलिम में हर साल 8 to 10 क्वेश्चन ईयर बेस होते हैं। इसका मतलब किसी इवेंट को अगर 10 ईयर, 20 ईयर, 25, 50, 60, 90, 100, 125, 150 ईयर एंड 200 ईयर पूरे हो जाते हैं तो यूपीएससी ना उस पर प्रीलिम में एंड मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है। हम ना आज 4 PYQ करेंगे जिनका कुछ ना कुछ ईयर का बेस है। फर्स्ट PYQ देखते हैं जो आया था 2016 में with reference to an initiative called Economics of Ecosystem and Biodiversity TEEB. Which of following statement is are correct? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हमें पता नहीं टीब है क्या और किसने बनाया, लेकिन हम ना ऑप्शन में से जाएंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्रॉइंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बात ना बिल्कुल सही हो सकती है। हमें यहाँ के क्वेश्चन का ईच एंड एवरी कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब हो सकता है जो हमारा इकोसिस्टम है या हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसका हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इस लॉजिक से ना हम हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही कर देंगे। हमारा ऑप्शन बी हट जाता है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो सकती है। हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं टी वाला, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, फिर हमारा सेकंड स्टेटमेंट, फिर हमारा थर्ड स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट में ना तीनों जगह पे हमें सेम लैंग्वेज दिखती है, सेम टॉपिक दिखता है, वो है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की इकोनॉमिक वैल्यू। तो इस लॉजिक से ना हम हमारा स्टेटमेंट 3 सही कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन ए हट जाता है। यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, आप ना लॉजिक से 2 स्टेटमेंट देखते ही हटा देते हो, लेकिन दिक्कत क्या होती, बाकी 2 जो स्टेटमेंट बचते हैं उसमें, और एक ऑप्शन हमें काफ़ी दिक्कत देता है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब है या नहीं है, सारा खेल इसी पे। और मोस्टली टाइम 99% यूपीएससी क्या करती है, एक कीवर्ड को हटा देती है वहाँ से, मतलब राइट की जगह पे लेफ्ट कीवर्ड ऐड किया जाता है। अगर इस लॉजिक से हम जाते ना तो हम हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको हटा सकते हैं। हमें यहाँ पे हमारा आधा आंसर तो मिल गया है, तो हम ना इसको सी मार्क कर सकते हैं। क्या इसको UNEP, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिविजुअल बनाया, ये सब ने मिल के बनाया, या किसी और थर्ड पार्टी ने बनाया? ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2007 में, जिसको जर्मनी एंड यूरोपियन कमीशन ने शुरू किया था। अब ना इस इवेंट को पूरे हुए थे 10 ईयर। यूपीएससी ना इस पे क्वेश्चन पूछ लिया। फिर आते अगले क्वेश्चन पे जो आया था 2016 की प्रीलिम में, व्हाट इज आर इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यह हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। UNCCD, इसका जो पर्पज़ है, हमें ना जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको ना रोकना है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, एक इनिशिएटिव नेशनल प्रोग्राम बनाएंगे और सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम इसको टैकल कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट का कहना है। यहाँ पे ना ये फर्स्ट बिल्कुल सही है, हम हमारा ऑप्शन भी हटा देंगे। फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, इट हैज़ अ स्पेशल एंड पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया and North Africa regions, and its secretariat facilitate allocation of major portion of financial resources to this region. डिजर्टिफिकेशन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका की एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऑल ओवर हमारे पृथ्वी पे, अर्थ पे ये दिक्कत हर जगह हुई है। तो इस लॉजिक से ना हम इसको हटा सकते हैं। सेकंड यहाँ पे लाइन दिखती है, मेजर पोर्शन, मतलब जितना भी फंड आता है इन सेक्रेटरीट के पास, UNCCD के, ये ज़्यादा देंगे इन रीजन को। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम ना इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट पे, इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। ये तो लॉजिकली सॉल्व हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। हम ना हमारा ऑप्शन ये हटा देंगे, बस बचा है C एंड D।
और सारा खेलना इस सेकंड स्टेटमेंट का है। क्या ये अपना मेजर पोर्शन इनको देता है या नहीं देता है फाइनेंशियल रिसोर्स का। हम देखते हैं 1994 में ना ये UNCCD की सबमिट हुई थी और फर्स्ट टाइम हमने इसको शुरू किया, और ये शुरू हुआ था 1996 से। मतलब इस इवेंट को ना पूरे हुए थे कितने 20 ईयर। तो यूपीएससी ने ना इस पे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया। हमारे लिए ईयर का मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ना इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप ना इजीली 2 स्टेटमेंट को हटा सकते हो। सारा खेलना बस 2 स्टेटमेंट में बच जाता है। मतलब 50-50 चांसेस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 2025 का अभी जो जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था, डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वेयर पीजेंट रिबिलियंस अगेंस्ट विच ऑफ फॉलोइंग क्लासेस। 1875 2025 मतलब पूरे हुए 150 ईयर उस इवेंट को। और हिस्ट्री के ना मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कुछ ना कुछ ईयर का मैटर होता है या फिर उसका करंट का इशू होता है। अब डेक्कन राइट क्यों हुए थे, कहाँ हुए थे और उसका क्या आउटकम था, इस पे ना बिपिन चंद्र की बुक आती है मॉडर्न इंडिया। साथ ही हमारी जो 12 क्लास की एनसीईआरटी है थीम्स की पार्ट 3 में ये टॉपिक कवर होता है। डेक्कन राइट अगेंस्ट था जो मनी लेंडर थे या साहूकार थे उनके खिलाफ। फिर आते अगले क्वेश्चन पे। और ऐसा नहीं है 150 ईयर हुए थे 1875 में। 1875 के जितनी मोस्टली इवेंट है हमें करके जानी पड़ेंगी। फर्स्ट आता है अभी जो डेक्कन राइट हमने देखा हुआ, फिर आते हैं आर्य समाज, फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड बहुत सारे इवेंट है जिनको ना 150 ईयर हो गए। हो सके एक तो क्वेश्चन बन जाए। फिर आते हैं 2017 के प्रीलिम पे। ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज टू। अब देखिए 1927 एंड 2017 मतलब इस इवेंट को पूरे हो रहे 90 ईयर। यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। इस कमेटी का पर्पस था जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की उनकी क्या रिलेशन होनी चाहिए, ये उनका ऑब्जेक्ट था इस कमेटी का। तो हमारे लिए ना ईयर का मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारी आज के डिस्कशन पे। यहाँ से ना हमारे लिए कुछ प्रीलिम के पॉइंट बनते हैं, साथ ही GS2 में गवर्नेंस पॉलिसी में क्वेश्चन बन सकता है। हमारा जो IT एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इस एक्ट को ना अब पूरे हो रहे 25 ईयर। तो हो सके क्वेश्चन बन जाए। इसमें 2 सेक्शन आते हैं। आज की न्यूज़ ना इसी बात पे फोकस कर रही है, सेक्शन 69A एंड सेक्शन 79। हो सके इसका कंपैरिजन का क्वेश्चन बने। 69A के अंडर में एक जुडिशियल प्रोसेस यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म को कह सकते हैं ये जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड हुई है आपके प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर को कहीं ना हार्म कर सकता है। और इसके लिए ना एक लीगल प्रोसेस जाती है, आप कोर्ट जाइए, फिर वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ब्लॉक हो सकती है। और 2015 में एक केस आया था श्रेया सिंगल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि गवर्नमेंट ना अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट नोटिस देना चाहिए उस अथॉरिटी को, उस प्लेटफॉर्म को, अपना इस इंफॉर्मेशन को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। फिर आते हैं सेक्शन 79 पे। इसमें कहा गया है सेफ हार्बर। सेफ हार्बर एक क्लॉज, इसमें अगर कोई पर्सन यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन कुछ लिख देता है और उसमें अगर हिंसा होती है, कुछ इशू हो जाता है, इस कंडीशन में ना जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनकी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं रहेंगी। जो आदमी, जो पर्सन यहाँ पे कोई पोस्ट करता है, उसकी जिम्मेदारी है। तो इसके अंडर में ना ये भी एक लीगल प्रोसेस होती है। तो सारे मैटर में हमारा जो मिनिस्टर होम अफेयर्स है, उन्होंने एक पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है सहयोग पोर्टल। इसके अंडर में हमारे जो ऑफिसर्स है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, साथ ही जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये ना एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई पोस्ट यहाँ से ऐसी बन रही है जिसमें हमारी सिक्योरिटी, सोवरेनिटी को इशू हो जाए। अब दिक्कत ना जो ट्विटर है या एलन मस्क है उनको है, वो चले गए कर्नाटक हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है ना, तो ये हमारे जो कंटेंट है हमसे बिना पूछे वहाँ से हटा रही है और हमें ब्लॉक कर रही है उस कंटेंट को। सारा इशू इसी पे होता है। और जो सहयोग पोर्टल यहाँ पे बनाया गया ना, इसके अंडर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल पुलिस को अथॉरिटी मिली है, अपना उस कंटेंट को हटा सकते हो। तो यही पूछना है इस न्यूज़ का कि भाई एक लीगल प्रोसेस बनी है सेक्शन 69A के अंडर में, तब भी आप ये पुलिस स्टेट का खेल क्यों खेल रहे हो। और यहाँ पे हमें कीवर्ड मिलता है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, मतलब कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। अगर किसी चीज़ को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे।
बिहार बिहार एंड आंध्र प्रदेश की एक डिमांड है, उनको चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, कौन देता है, उसकी क्या बेनिफिट है, उसकी क्या इश्यूज है, और अभी कौन डिमांड कर रहा है। यहाँ से ना एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में भी एंड मेंस में भी, लेकिन यहाँ से ना हम हमारे कुछ पॉइंट कवर करेंगे जो हमें प्रीलिम में काम आया। अभी ना 16 फाइनेंशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, जिसके चेयरमैन है अरविंद पनगरिया। और हमें पता है जो भी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होते हैं उनको ना सिर्फ एक उनकी क्राइटेरिया क्या होता है अपॉइंटमेंट का, उनको चाहिए पब्लिक नॉलेज, पब्लिक सर्विसेज का नॉलेज। यही सिंपल लाइन प्रीलिम में बन सकती है। और जो स्पेशल स्टेटस की डिमांड होती है ये ना फाइनेंस कमीशन के अंडर के जुरिडिक्शन में नहीं आती। ये काम था प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन ने स्टेट को 2 भागों में डिवाइड किया, जनरल स्टेट एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। लेकिन 2015 में हमने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, उसके जगह पे रिप्लेस कर दिया नीति आयोग, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। मई मंथ में तेलंगाना में मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, एक कॉन्टेस्ट इवेंट। इसको ना हर साल करता है मिस वर्ल्ड लिमिटेड। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। हम देखते हैं हर साल कौन मिस वर्ल्ड बना। हो सके यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन बने कि मिस वर्ल्ड को कौन इवेंट को बनाता है या शुरू करता है। यहाँ से हमारे लिए अगला कीवर्ड बन जाता है त्रिलिंगा देशा, मतलब 3 लिंग देशा। तेलंगाना इंडिया ई बुक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें एक चैप्टर है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का। वहाँ पे ना तेलंगाना की कुछ इंफॉर्मेशन है। तेलंगाना को कहा जाता है त्रिलिंगा देशा क्योंकि वहाँ पे ना 3 प्राचीन भगवान शिव जी की मंदिर है, कालेश्वरम, श्रीशैलम एंड द्राक्ष रमन। हो सके यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन जाए। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तब भी ना यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है, शिवा टेम्पल। अब आता है इस न्यूज़ पे। हमने अभी देखा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको ना पूरे हो गए 150 ईयर। जब 1875 में ये डिपार्टमेंट बना था, इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। हमें यहाँ से कुछ प्रीलिम के पॉइंट बनते हैं कल्चर के, हिस्ट्री के। चाणक्य ने कहा था अगर ना हम स्टैटिस्टिक यूज करते हैं वेदर का पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर कालिदास की एक पोएम हमें याद दिखती है जिसका नाम है मेघदूत। और ऐसा कहा जाता है जब तानसेन गाते थे ना तो वो समन दे सकते थे बारिश को, ये बारिश यहाँ आ जाओ और पानी बरसा जाओ। अभी 150 ईयर पूरे हुए आईएमडी को, तो हो सके क्वेश्चन बन जाए उसके वर्किंग पे प्रीलिम में, साथ ही हो सके मेंस में भी। अब आते हैं हमारे आज के आर्टिकल पे। 24 जनवरी को हमने एक न्यूज़ कवर की थी जहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया था मेटा को, मतलब व्हाट्सएप को, आपकी जितनी सब्सिडरी कंपनीज है आप ना उन पे अपना यूजर का डाटा शेयर ना कीजिए। और उसके पहले भी उन्होंने मेटा पे, मतलब व्हाट्सएप पे एक फाइन लगाया था। हमने देखा था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो 2002 के एक एक्ट के अंडर बना था और 2003 में शुरू हुआ था उसका काम। उसी पे ना यूपीएससी मेंस 2023 में क्वेश्चन आया था। मतलब इस इवेंट को ना पूरे हो गए थे 20 ईयर, यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया। अभी आज का जो आर्टिकल आया है, ये जो डिजिटल जायंट्स होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह से अपनी मोनोपोली को यूज़ करते हैं, साथ ही प्राइवेसी ऑफ यूज़र की, और किस तरह से जो छोटे मोटे जायंट्स होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनको ना अपने में मर्ज कर लेती है। इनको रेगुलेट करना काफ़ी दिक्कत की बात है। साथ ही इनके जो डाटा सेंटर होते हैं ये ना आउट ऑफ इंडिया में होते हैं, मतलब भारत में होते नहीं, हमारे लिए दिक्कत बन जाती है। और इनका जो प्रॉफिट होता है ये यहाँ शेयर नहीं करते, ये ना बाहर शेयर कर देते अपने पेरेंट कंट्री में, क्योंकि इनका कहना है हमारी कंट्री ना बाहर, मतलब किसी और देश में रजिस्टर्ड है, हमारा सर्वर भी वही है, तो हम ना आपको ज़्यादा टैक्स देंगे नहीं। आर्टिकल की सारी डिमांड इसी बात पे फोकस कर रही है और किस तरह से इंडिया में एंड बाकी कंट्री इनको रेगुलेट कर रही है। इस आर्टिकल की मेन थीम यही है। अब आते हैं हमारी अगले आर्टिकल पे। जब से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने, सबको लग रहा है अब ना मल्टीलैटरलिज्म साथ ही इंटरनेशनल लॉ खतरे में। यहाँ से हमारे 2-3 पॉइंट बनते हैं। अभी जो पॉलिसी चल रही है अमेरिका फर्स्ट, तो ना ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है मल्टीलैटरलिज्म के लिए, साथ ही इंटरनेशनल लॉ के लिए। और ना हम देखते हैं यूएस ना बाहर जा रहा है डिफरेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, साथ ही अग्रीमेंट से, जिसको कभी ना यूएस ने बनाया था, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। साथ ही यूनाइटेड स्टेट ना सैंक्शन कर रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे। तो ना इसमें ना कुछ हमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं। फर्स्ट आता है उनका डिफेंड एक्ट। अभी ना वहाँ पे एक डिफेंड एक्ट पे काम चल रहा है। वो चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट अभी ना यूनाइटेड नेशन से बाहर चला जाए, तो ये ना इंटरनेशनल ऑर्डर को या इंटरनेशनल लॉ को ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये राइटर का कहना है। फिर आते हैं सेकंड इस पे, इनका कहना है
यूएस ना सैंक्शन लग रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे, हमने इसको बहुत बार कवर किया था, आईसीसी, रोम स्टेटस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टॉपिक में। तो इसी के अंडर में हम देखते जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तब ना यूएस ने न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल बनाया था, जिसके अंडर में जर्मनी को सारा यहाँ पे केस चल रहा था जर्मनी पे कि आप जिम्मेदार हो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। और वही लीगेसी थी ना न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल की, उसी को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना था 2002 में। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, यूनाइटेड स्टेट आईसीसी का मेंबर नहीं है और ना ही उन्होंने रेटिफाई किया है रोम स्टैट्यू को। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। थर्ड आते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म पे, किस तरह से अमेरिका अपना अमेरिका सेंट्रिक होता जा रहा है। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले टेक्स एंड कंटेक्स्ट पेज पे नेबर थाई बेगर पॉलिसी पढ़ी थी, किस तरह से ट्रेड वार एंड करेंसी वार थ्रो अभी ना मल्टीलैटरलिज्म खतरे में आ सकता है। और यूएस ना एग्रेसिव टैरिफ फॉलो कर रहा है, रिटेलिटरी टैरिफ, आप जितना टैरिफ लगाओगे हम आप पे उतना लगा देंगे। साथ ही जो डब्ल्यूटीओ का फंक्शन है वो ना रुक गया है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने जिनकी अपॉइंटमेंट होती है डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उनको ना रोक दिया है। तो डब्ल्यू मतलब अभी जो यूएस की पॉलिसी चल रही है ये ना हमारी जो मानवता है, हमारा जो खतरा है उसको और बढ़ा सकती है। हमारे सामने काफ़ी चैलेंजेस है, जैसे क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पब्लिक हेल्थ, टेररिज्म, रिस्पेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते इस पिक्चर पे, यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। हम चलेंगे केरला, जहाँ पे ना एक फेस्टिवल मिलता है जिसका नाम है कलियत्तम फेस्टिवल, ये है थय्यम, ये प्री की लाइन बन सकती है। अब आते हमारे अगले आर्टिकल पे, हम अभी है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। आपको याद होगा हमने 2 बार डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब को कवर किया था और हमने देखा था जो इनका क्लासिफिकेशन का इशू है SC/ST कैटेगरी का, इसको कवर किया था। आज का आर्टिकल इसी बात पे फोकस करता है, साथ ही इसके पीछे क्या हिस्ट्री है ये यहाँ से कवर होती है। आज इन ट्राइब के सामने क्या इश्यूज है ये भी यहाँ से मिलता है, साथ ही डिफरेंट कमेटी कमीशन के नाम यहाँ से मिलते हैं। हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने या सोसाइटी में क्वेश्चन बने, किस तरह से हमारे जो जेल के मेडोल है, मतलब हमारे जो जेल से किस तरह से ट्रीट किया जाता है इन हैबिचुअल अफेंडर को या स्पेसिफिक कम्युनिटी को। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे 1871 में एक एक्ट बना था, मतलब अगर कहीं भी कुछ क्राइम हो जाए तो ना पुलिस स्पेसिफिक कम्युनिटी को, ट्राइब को अरेस्ट करती थी और उनको टैग लगा दिया था ये ना ट्राइब क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो इन्हीं के क्लासिफिकेशन के लिए एक कमीशन आया था, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए, नेशनल कमीशन फॉर ये, जिनका चेयरमैन थे भिकू इदाते। 2017 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा किस तरह से ये जो कम्युनिटी है इन पे टैग लगा दिया क्रिमिनलाइजिंग का, और अगर कुछ भी हो जाए पुलिस ना इनको अरेस्ट कर देती और ये मैजिस्ट्रेट को पावर था। इनके लिए 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था। तो उसके बाद में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ हमने कमेटी बनाई थी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट। इन्होंने कहा आप ना इस एक्ट को रिपील कर दीजिए और इनकरेज कीजिए सेंट्रल लेजिस्लेशन को, आप ना इस हैबिचुअल ऑफेंडर को चेंज कीजिए जिसपे कोई टैग ना हो किसी कास्ट का, किसी क्रीड का या किसी बर्थ का। फिर 1952 में गवर्नमेंट ने रिपील किए ऑल क्रिमिनल ट्राइब्स लॉ। लेकिन दिक्कत की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपील कर दिए, लेकिन कुछ स्टेट है उन्होंने शुरू कर दिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, जैसे मद्रास, दिल्ली, राजस्थान और अदर स्टेट ने। तो उसके बाद हम देखते हैं एक लोकल कमेटी आई थी 1965 में। इन्होंने कहा ये जो कम्युनिटी है या ट्राइब है इन पर ना टैग लगा दिया है एक एंटी सोशल हेरिटेज नाम का, उसको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। फिर एक पर्सन थे जिनकी ना 1998 में कस्टडी में डेथ हो गई, जिनका नाम था बुधान सबर, जो वेस्ट बंगाल के कम्युनिटी के एक पीपल थे। तो उसके बाद ना एक कंसेप्ट है हैबिचुअल ऑफेंडर की, उसको चेंज करना चाहिए और पुलिस के माइंड में से उसको हटाना चाहिए। इसके लिए एक मूवमेंट शुरू हुई थी और एक एडवोकेसी ग्रुप बना था जिसका नाम था डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स राइट एक्शन ग्रुप, DNTRAG, जिसको बनाया था राइटर महाश्वेता देवी ने। और उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने कंडीशन दिखाई इन डिनोटिफाइड ट्राइब की एंड एक रिपोर्ट बनाई। इन्होंने कहा हम देखते हैं इंडिया में ना हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, जैसे मॉब लिंचिंग की, एरसोन की या फिर पुलिस एट्रोसिटी की, इनेक्टेड बाय इनोसेंट एंड हेल्पलेस DNT पीपल पे, ये ना इस रिपोर्ट का कहना था। फिर हम देखते हैं 2008 में एक कमीशन आया था, नेशनल कमीशन फॉर ऑन DNT SNT NT, जिसके चेयरमैन थे BS रेनके, और रेनके कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा आज जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट हमारे इंडिया में इसका ना निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है स्पेसिफिक कम्युनिटी के लाइफ पे।
फिर 2014 में और एक कमेटी आई थी, साक्सा कमेटी, जिसको अपॉइंट किया था मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। इनका कहना है जो टैग लगा है क्रिमिनल अटैच ऑफ डीएनटी ट्राइब पे, उसको ना हटाने की जरूरत है, और इनकी जो लाइफ है इनको ना यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन मिलती है। इन्होंने कहा जो टैग लगा है ये ना नोमैडिक वे लाइफ जीते हैं, लेकिन आज ये ऐसा नहीं है, आप ना ये टैग उनमें से हटा देना चाहिए। आज हमारे इंडियन प्रिजन सिस्टम में ये वाइड स्प्रेड कास्ट डिस्क्रिप्शन दिखता है, मतलब कास्ट के नाम पे आपको ना जेल में काम करना होता है, प्रिजन में काम करना होता है। हैबिचुअल ऑफेंडर को ना पूरी तरह से यहाँ पे अलग काम मिलते हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रिजनर मॉडल है या रूल्स है, उसके अंडर में ना हैबिचुअल ऑफेंडर को नोटिफाई किया जाता है, और मतलब उनका काम है कि ये डिनोटिफाइड ट्राइब है या वंडरिंग ट्राइब है। होल कम्युनिटी को आप ना क्रिमिनल नहीं डिसाइड कर सकते, एक पर्सन के गुनाह के लिए आप बाकी कम्युनिटी को क्रिमिनल नहीं बता सकते। इस पूरे आर्टिकल का एसेंस यही मिलता है। फिर ना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी 2022 में। इन्होंने कहा कम से कम 129 लाख कन्विक्टेड पॉपुलेशन हमारी जेल में, और उसमें से ना 1.9 जो पीपल है कन्विक्टेड, ये ना हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में आते हैं। हो सके एक प्रीली का क्वेश्चन बने या मेंस का क्वेश्चन बने डिनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब पे हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट पे। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। अब आते हमारी अगली न्यूज़ पे। लास्ट टाइम हमने देखा था जो अजरबैजान का प्लेन है वो ना क्रैश हो गया था, और उसके पीछे कारण था जीपीएस स्पूपिंग का। मतलब ये ऐसा होता है जीपीएस स्पूपिंग या जामिंग, जिसमें ना मैनिपुलेट किया जाता है नेविगेशन सिस्टम को, और उनको ना फॉल्ट सिग्नल दिखाया जाता है, जिस वजह से एयरप्लेन ना अपनी लाइन भटक जाते हैं और हो सके वो ना क्रैश हो सकते हैं। इसको कहा जाता है जीपीएस स्पूपिंग। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अब आते हमारी अगली न्यूज़ पे। यहाँ से हम 2 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक। जब ना कैग अपनी रिपोर्ट देता है, CAG किसको रिपोर्ट देता है? हमारे प्रेसिडेंट जी को। प्रेसिडेंट ना उन रिपोर्ट को ना पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, तो अब लोकसभा के स्पीकर उस पर ना पब्लिक अकाउंट कमेटी अपॉइंट करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है कैग की रिपोर्ट को डिस्कशन करना। तब ना अब इसके अंडर में उन्होंने एक बात पे डिस्कशन की, अपनी रिपोर्ट दी, जो है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये स्कीम शुरू हुई थी 2015 में, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में। अब ना इस स्कीम को हो गए 10 ईयर, तो हो सके प्रीलिम में या मेंस में क्वेश्चन बने। इसके अंडर में हम ना कुछ टूरिज्म डेस्टिनेशन सेंटर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जैसे बुद्धि सर्किट, रामायण सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सुपी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और एटसेट्रा। अब ना इस अंडर में ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो ठीक से बनाया गया नहीं, और जो पब्लिक मनी इसको ना ठीक से यूटिलाइज नहीं किया गया है, इस न्यूज़ का कहना है। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। हम चलेंगे देखने वायु ना एक AI क्लाउड सर्विसेज सिस्टम है, जिसको बनाया है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। यहाँ से प्रीलिम क्लेम बन सकती है। क्या है वायु? ये ना AI बेस्ड डाटा सोल्यूशन है। हम अभी है वर्ल्ड पेज पे। हम यहाँ पे देखते हैं एक कीवर्ड जिसका नाम है कोलिशन ऑफ द विलिंग। अभी ना यूक्रेन एंड रशिया के बीच ना सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। उसके अंडर में ना तो UK एंड फ्रांस और बाकी कंट्री चाहती है ये जो पीस कीपिंग का काम यहाँ पे चल रहा है वो ठीक से हो, इसलिए उन्होंने शुरू किया कोलिशन ऑफ विलिंग। ये प्रीलिम के लिए बन सकती है, और लेकिन इसका अंदर में ना US इसका पार्ट नहीं है, ये भी प्री के लिए बन सकती है। यहाँ से हमें एक प्लेस का नाम मिलता है झापोरझिजिया न्यूक्लियर प्लांट, जो है यूक्रेन में। प्लेसेस इन न्यूज़ में ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हमारी लास्ट न्यूज़ पे। फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट अफ्रीकन ये ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने, जिनका नाम है जी बॉम्बे के किर्सी कॉन्वेंट्री। और इनकी जो ये होती है इलेक्शन IOC के प्रेसिडेंट का, ये ना सीक्रेट बैलेट से होता है। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, जहाँ पे ना फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या मल्टीपल राउंड हो सकते हैं, जब तक फाइनल कैंडिडेट विन ना हो जाए। टोटल वोट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में 97। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में भी, साथ ही मेंस में भी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कमीशन और इनकी अपॉइंटमेंट चेयरमैन की किस तरह से होती है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।